नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोशनी टीवी के खास प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। इस प्रोग्राम के जरिए हम मुख्तलिफ अनादीन पर रोशनी डालते हैं और उसके माहिरीन का आपके खिदमत में आपके सामने पेश करते हैं। हम अपने दूसरों के मशवरे से और हमारे माशरे में पाए जाने वाले मसाइल को किस तरह हल किया जाए, हमारे नौजवानों की किस तरह रहबरी की जाए, हमारे जो पसमानदा है उसको किस तरह दूर किया जाए, तमाम बातों पर इन तमाम मौजूद पर बहस करते हैं, इसकी मालूमात देते हैं। इसी वजह से आज हम आपके सामने जो मौजूद लेकर आए हैं वो है हमारे माशरे में बढ़ती हुई बेरोजगारी। हमारे माशरे में बढ़ती हुई बेरोजगारी के क्या असबाब है, इसकी क्या वजूहत है और हमको किस तरह दूर किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर असलम फारूकी साहब, जो गिरिराज उर्दू मीडियम शुबे के सदर हैं। इसके अलावा मोहम्मद सिराज मुजाहिद साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। दोनों मेहमान बहुत खास है और हमेशा से भारत नेपाल में यहाँ पर तशरीफ रखते हैं और दोनों के हमारे साथ जी। सब लोगों ने डॉक्टर साहब, मैं आपका मशहूर मजबूर कि आप आदमी में भी हमारी बाबत पर यहाँ पर तशरीफ लाते हैं, बेशक उनकी मशहूर नवाला है, जिससे मैं उम्मीद करता हूँ कई नौजवानों को फायदा हुआ होगा। आज का जो हमारा मौजूद है हमारे माशरे में हमारे नौजवान में बढ़ती हुई बेरोजगारी, इस मौजूद पर हम आपसे बात करना चाहिए। सब लोगों को हम भी जानना चाहते हैं रोजगार के और हमारे नौजवान रोजगार से किस तरह जीवन। सबसे पहले मैं रोशनी के लिए गुजारने का शुक्रगुजार हूँ कि वो पर वक्त समाजी मौजूद पर मुजाकर और मुनक़िद कर रहा है। आज हम यहाँ बेरोजगारी के मसाइल जानने के लिए बता हुए हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रोजगार क्या है और बेरोजगारी क्या है, उसकी वजूहत क्या है। तो हम ये जानते हैं कि इंसान जिस दुनिया में आया है उसे पेट की भूख है, रोटी कपड़े और मकान की जो ज़रूरियात हैं उसकी तकमील के लिए इंसान को जिस्तगू करना है, दोगो-बहस करना है और अपना गुजारा हासिल करना है। तो ये देखते हैं कि हम एक ममलिकत के तहत रहते हैं जैसे हिंदुस्तान के शहरी हैं। यहाँ ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे हैं, तालीम है, सेहत है, रोजगार के दीगर मौके हैं। तो अब ये ममलिकत कोशिश करती है कि अपने मुल्क में रहने वाले जो नौजवान हैं उन्हें रोजगार के मौके दे, लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमत सभी लोगों को रोजगार फराहम नहीं कर सकती। जैसे हिंदुस्तान की आज की तारीखी मिसाल है कि हिंदुस्तान में 120 करोड़ लोग हैं, इसमें से 60 से 70 करोड़ नौजवान हैं जिन्हें रोजगार की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत के पास जो सरकारी मुलाजिमतें हैं वो सिर्फ 10% के करीब है। तो बाकी के 50 से 60% और 80% रोजगार के लिए नौजवानों को कोशिश करना चाहिए कि वो तालीमी काबिलियत के साथ कुछ हुनर सीखें और हुनर के जरिए अपनी खिदमत समाज में पेश करें और उस खिदमत के अलावा उन्हें रोजगार मिलेगा। तो ये इंसान को अपनी ज़रूरत की तकमील के लिए रोजगार से जुड़ना ज़रूरी है और ये रोजगार या तो सरकारी शोबे का हो सकता है या खानगी शोबे का हो सकता है या खुद मुख्तफी रोजगार के जो जराए हैं वो हो सकता है। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद मुजाहिद साहब, क्योंकि मुझे खिदमत से भी बातों को मुझे फिक्र वाबस्ता है, आप इसे भी बुलाते हैं इस पर विषय के नाम से इसके जरा मुख्तलिफ तबके को खिदमत करना चाहते हैं। अहम मौक़ों पर आप बहुत सामने पेश है जो हमारे नौजवान बेरोजगारी में मुब्तला होने की एक अहम वजह क्या वजह है कि हमारे नौजवान बेरोजगारी में मुब्तला है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। असल वजह यह है कि नौजवान इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। रोजगार हासिल करना और कुछ कमाना, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना, इसके ऊपर बहुत ही कम तवज्जो होती है। ज़्यादातर नौजवान अपने वालिदैन के ऊपर और अपने भाइयों के ऊपर डिपेंड रहते हैं और जहाँ तक हो सके उन्हीं के ऊपर इंहिसार करते हैं और उन्हें यह महसूस नहीं करते कि हमको कुछ कमाना है, आगे बढ़ना है और वालिदैन को सहारा देना है। ये जिम्मेदारी बहुत कम महसूस करते हैं। तो ये समझते हैं कि हम अभी बच्चे हैं, अभी कमाने के लिए वक्त नहीं आया या काफ़ी टाइम है या हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी अभी से आयद नहीं हुई, ये समझकर वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। और दूसरा क्या है, यानी वक्त का सही इस्तेमाल नहीं, यानी वक्त की अहमियत क्या है, वक्त क्या चीज़ है, एक एक सेकंड की अहमियत क्या है, उसके ऊपर वो सोचना गवारा नहीं करते। तो ये समझते हैं कि हम नौजवान हैं और हमारी उम्र अभी इंजॉयमेंट की है
वो इंजॉयमेंट में और दिगर फजूल कामों में ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश करते हैं। यानी इंजॉयमेंट करना ये उम्र का तकाजा है और दुनिया में कई लोग और कई बच्चे कई नौजवान वो लोग भी इंजॉयमेंट करते हैं, लिहाजा हम भी इंजॉयमेंट करें। तो ये महसूस नहीं करते कि ये वक्त बहुत कीमती है, ये हमारी जो उम्र है वो कुछ सीखने की, आगे बढ़ने की, कमाने की, वालिदैन को सहारा देने की है, तो वो नहीं समझते। एक दुनिया में कोई तो तुर्की जैसे दिगर ममालिक भी है, लेकिन तुर्की में ये बात आम है, वहाँ का ये उसूल है, वहाँ का ये मामूल है कि जब बच्चा 5वीं से 6वीं क्लास में चला गया तो वो जो अपना पसंदीदा फर्ज होता है जिसमें दिलचस्पी रखता है उसका काम फर्ज सीखने पर शुरू हो जाता है। वो इलाज स्कूल के ये फर्ज सीखता है। उसके बाद जब 18 साल की उम्र में पहुँचता है तो वो अपनी मिलिट्री में जाने ट्रेनिंग हासिल करता है। जिसके बाद जब वो ट्रेनिंग खत्म होता है तो अपने फन में, अपनी तालीम में और अपने दिशाई निजाम में पुख्ता हो चुका होता है। जब दुनिया ग्लोबल मॉडल में जाता है तो अपनी इंफरादी शख्सियत, अपनी इंफरादी पहचान रखता है। तो क्या ऐसा मुमकिन है हमारे हिंदुस्तान? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। तुर्की के साथ में और दो ममालिक की मिसाल इसमें शामिल करता हूँ, जापान है और चीन है। यहाँ बच्चे अपनी रिवायती तालीम के साथ हुनर सीखते हैं। जैसे जापानी बच्चे के बारे में बात आती है कि सुबह उठते ही वो हाथ में कुछ मशीन ले लेता है, उसे खोलता है, पुर्जे जमा करता है, कैलकुलेटर में सेलफोन इस तरह की चीज़ें बनाता रहता है। तो ये हुनर सीखना उनकी जात में ड्यूटी में शामिल है। हमारे हिंदुस्तान में ये एक रिवायत बनती आ रही है कि बच्चों को हम रिवायती तौर पर स्कूल में डाल देते हैं और स्कूल में किताबी तालीम को आम किया जा रहा है। 10वीं जमात 12वीं जमात डिग्री है। फिर उसके बाद हमारे समाज में एक रुझान बन जाए कि हम उन्हीं पेशों को इज्जतदार समझते हैं, जैसे डॉक्टरेट का पेशा है या कोई इंजीनियरिंग का पेशा। जबकि जैसे आपने जो ममालिक की मिसाल दी है, इनमें तुर्की के साथ चीन और जापान है, वहाँ बच्चे अपनी तालीम के साथ हुनर सीखते हैं। अभी हम थोड़े दिन पहले तक सुनते थे कि ITI जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा उसको फरोग देते थे। उसी तरह पॉलिटेक्निक की तालीम है, हुनर की तालीम है। लेकिन आज समाज का रुझान कहीं ना कहीं तब्दील होने से लोग आज सिर्फ रिवायती तालीम पर जा रहे हैं और हुकूमत पर ये इन्हिसार चाहते हैं कि हुकूमत उन्हें सरकारी मुलाजिमतें दे, और हुकूमत के बस में ये बात नहीं है कि वो सबको मुलाजिमत दे। तो ये जो आपने जो मिसाल पेश की दीगर ममालिक की, हिंदुस्तान में भी हमारे तालीमी ढांचे में हुनरमंदी की तालीम, टेक्निकल एजुकेशन जिसे कहते हैं, इसे आगे 10वीं जमात के बजाय जिसे आपने कहा 5वीं जमात, यही इससे कहीं बच्चों के जो ज़ौक़ की चीज़ें जहाँ उनको दिलचस्पी है उन शोबों में उन्हें आगे बढ़ाया जाए। जैसे पेंटिंग एक शोबा है, इसी तरह और भी शोबे हैं जो हुनर रखते हैं। ये हुनर जब सीख कर आगे बढ़ेंगे तो अपने दिलचस्पी से कहीं आगे बढ़ेंगे, कुछ कारखाने की शक्ल हो या कोई इदारे की शक्ल हो, तो वो खुद रोजगार के जरिया बनते हुए दूसरों को रोजगार का जरिया बना सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हमारे तालीमी निज़ाम में रिवायती किताबी तालीम के साथ तकनीकी उलूम को फरोग दिया जाए। इससे बेरोजगारी के मसले पर हम काबू पा सकते हैं। सब एक ख्याल भी है, अगर आप ये ख्याल है तो खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिससे वह ख्याल खुद अपनी हालत को बदल देती है। खुदा भी उसका मतलब जो हंसी हालत बनने के बारे में नहीं सोचती। तो हम 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जदोजहद कर रहे हैं। बेशक हमें 12% तहफ़्फ़ुज़ात चाहिए, ये हमारा हक़ में मिलना चाहिए ताकि हमारी पसमानदगी दूर हो सके। क्या 12% तहफ़्फ़ुज़ात के उसूल जब हमारे तमामी नौजवान रोजगार से मुख्तलिफ हो जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नामुमकिन है जी, क्योंकि 12% जो तहफ़्फ़ुज़ात का मसला है वो हुकूमत जो दे रही है या देने वाली है, उससे कुछ ना कुछ हद तक फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर पूरा डिपेंड नहीं कर सकते। यानी 12% तहफ़्फ़ुज़ात से तमाम नौजवानों को रोज़गार मिल जाए या हमारी गरीबी दूर हो जाए या बेरोज़गारी दूर हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। इतना कुछ हद तक फ़ायदा पहुँचता है, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड ना करते हुए भी हमारे मुस्लिम नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए और रोज़गार की तरफ तवज्जो देना चाहिए। 12% तहफ़्फ़ुज़ात से पूरा 100% मसला हल तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर पहुँचेगा। इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। ज़्यादा करना चाहूँगा मैं, तहफ़्फ़ुज़ात एक समाजी मौजू है कि जैसे हिंदुस्तान के नज़र से जब हम देखें तो हिंदुस्तान
कसीर मज़ाहिब का, कसीर अक़वाम का एक गुलदस्ता मुल्क है। यहाँ पर जो पिछड़े हुए तबक़ात हैं उन्हें मुलाजिमतों में मौक़े फराहम करने के लिए, तालीम में मौक़े फराहम करने के लिए साबिक़ा हुकूमतों ने मुख्तलिफ तबक़ात को जो समाज से पिछड़े हुए थे उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात के जरिए आगे बढ़ने का मौका फराहम किया। यही सिलसिले को जारी रखते हुए कि 4% तहफ़्फ़ुज़ात अक़लियतों के लिए भी हम यहाँ रखे। हमने तंजीम व साबिक़ात हाथ तेलंगाना है और यहाँ एक बात चली कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात हों, तो इन तहफ़्फ़ुज़ात से एक तबके के लिए कुछ ज़मानत मिलती है, लेकिन मजमूई तौर पर इस समाजी तरक्की हो और रोज़गार के मसले हल हो, इसके लिए तहफ़्फ़ुज़ात के अलावा भी नौजवानों को खुद मुक्तफ़ी होना है, उन्हें मेहनत का आदी होना है। यहाँ मैं एक मिसाल पेश करता चलूँ कि हमारे मजहब में भी सवाल करने को, मांगने को अच्छी चीज़ नहीं समझा गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक नौजवान आया था मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए, तो हो सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, वक्त पर उसकी मदद कर देते, लेकिन उसे सीधा रास्ता दिखाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पास कोई चीज़ थी, उसे बेच कर एक कुल्हाड़ी उसके हाथ में दी और उससे कहा कि वो जंगल को गए, लकड़ियाँ काटे और उसे बेच कर अपना रोजगार हासिल करे। तो इस वाक़े से भी हमें पता चलता है कि हमको मेहनत का आदी होना है, हुनर सीखना है, तालीम हासिल करना है, या तालीम के शोबे से हमको रोजगार हासिल करना है, या हुनर के शोबे से हमें रोजगार हासिल करके अपने घर का और अपने समाज का मसला हल करना है। जी नाज़रीन, आप इससे इस बात का अनुमान लगा है कि हम तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं। हमको चाहते हैं कि मुस्लिम जो समाज, मुस्लिम समाज में पसमानदा हो चुका है, पिछड़ चुका है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात के जरिए मौका मिले और वो आगे बढ़े। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात से हमारी जो पसमानदगी वो दूर नहीं हो सकती, 30 तक कम हो सकती है, लेकिन दूर नहीं हो सकती। उसके लिए हमें जरूरी है कि हम दिगर शुबेदात में, जैसा खानगी शुबेदात में भी आ जाए, हमारा जो नौजवान है मेहनती हो जाए, तो सब खानगी शुबेदात में तरक्की या मौके किस तरह हासिल किए जा सकते हैं और उसके लिए कौन सी वेबसाइट अहम है? आज मुलाजिमतों के बहुत सी वेबसाइट मौजूद हैं। नौकरी.com है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, गवर्नमेंट जॉब अलर्ट्स है। तो यहाँ सबसे पहले मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा कि वो तालीम के साथ वक्त असरे हाजिर की मालूमात रखें कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, क्या तब्दीलियाँ वाक़ हो रही, क्या मौक़े उनके लिए आ रहे हैं। देखिए आज हम दुनिया को देखें, दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है, बहुत कम वक्त दिया जाता है इसमें अप्लाई करने के लिए। कहीं पर अगर कोई नौकरी का ऐलानिया जारी होता है, जॉब्स का ऐलानिया जारी होता है, तो हमको हमारे नौजवानों को चाहिए कि रोज़ की बुनियाद पर वो अखबार देखें, न्यूज़ सुने, न्यूज़ पढ़ें अखबार में। इसके अलावा मुतालिका वेबसाइट्स का मुसलसल मुतालिया करते रहें, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलमी सतह पर कितने मौके हैं नौजवानों के लिए बेशुमार मौके हैं। जैसी जैसी उनकी काबिलियत है और अपनी काबिलियत के मुताबिक मखसूस वेबसाइट में देखें। तो आज ऐसा है कि खानगी शोबों में बहुत सारी कंपनियां कौमी सतह पर, रियासती सतह पर, आलमी सतह पर उन्हें मदऊ कर रही हैं। आज हम पासपोर्ट पर वीज़ा के जरिए से बैरूनी ममालिक अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड भी जा सकते हैं और सऊदी और खलीजी ममालिक भी जा सकते हैं और अपने रोजगार का मसला हल कर सकते हैं। इसके लिए पहली बात यह है कि हम दरकार काबिलियत हासिल करें। और आज ये पूछा जा रहा है कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, तो मैं नौजवानों को कहता हूँ कि वो बड़े बड़े काम देखने के बजाय जैसे ही उनकी तालीम, डिग्री और जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, कहीं ना कहीं अपने मुकाम पर या शहरी इलाकों में काम का सिलसिला शुरू कर दें। 2 साल का अगर एक्सपीरियंस हो जाए, ये एक्सपीरियंस उन्हें बाहर के ममालिक में काम करने के लिए फ़ायदेमंद होगा। और मुकामी सतह पर भी कई खानगी इदारे हैं जो उन्हें मुलाजिमत फराहम कर रहे हैं। इन मौक़ों का इल्म रखना और बर वक्त उसके लिए दरख्वास्त देना और काम शुरू कर देना, ये जो है रोजगार के मौके को हासिल करने में बहुत जरूरी है। और इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारी मुलाजिमतों के अलावा या अवामी शोबा जो भी है, इसके अलावा खानगी शोबे में भी कई मौके हैं, लेकिन हमारे नौजवान रहनुमाई नहीं होने की वजह से इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ते। जैसा कि मालूमात की कमी है और खानगी मुलाजिमतों के बारे में या प्राइवेट सेक्टर के बारे में अंग्रेजी अखबार में न्यूज़ ज़्यादा रहते, इश्तिहार ज़्यादा रहते, वो पढ़ नहीं पाते या उस तरफ तवज्जो नहीं देते। और इसके अलावा ये ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से खानगी शोबे में कई जो ना मौके बढ़ गए रोजगार के, और इंटरनेट पर कई वेबसाइट है
खानगी मुलाजिमतों के बारे में मुख्तलिफ कंपनियों के वेबसाइट देख के और अपनी काबिलियत की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते और एक अच्छी खासी तनख्वाह हासिल कर सकते। लेकिन अक्सर नौजवान ये ख्वाब देख रहे हैं कि हम एकदम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी हासिल करना, 60 से 70,000 हासिल करना और इमीडिएट फायदा पहुँचना, ये उम्मीद में वो लोग इंतज़ार में अपनी उम्र के एक ज़्यादातर यानी अरसा बढ़ाए भाई आला दर्जे के पोस्ट पर जाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह हासिल करना उनके दिमाग में रहता है, जिसकी वजह से खानगी शोबे में जो छोटे छोटे मौके हैं उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। हालांकि खानगी शोबे में छोटे पोस्ट पर भी चले गए तो बाद में आगे बढ़ सकते हैं और अच्छी खासी तनख्वाह हासिल कर सकते हैं और अपने कैरियर को भी यानी बेहतरीन बना सकते हैं। लेकिन नौजवान जो है इसके ऊपर कम तवज्जो देते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा मुजाहिद साहब बता रहे हैं कि समथिंग निकल होती है, कुछ ना होगा कुछ होना बहुत बेहतर होता है। डॉक्टर साहब आप ये बताओ कि वक्त का सही इस्तेमाल कैरियर को बनाने के लिए किस तरह किया जाना चाहिए? जी बहुत अच्छा सवाल है। आज के इस तेज रफ्तार दौर में आपके साथ इसके साथ में टेक्नोलॉजी की एक वजह तालीम है हमारी थी, तो क्या दूसरी वजह मैशत हो सकती है? हाँ, इसमें जब हम वजूहात तलाश करें तो जैसे आपने कहा कि वक्त की तंजीम आज तरक्की का बहुत बड़ा जरिया है। आज दुनिया में इतना ज़्यादा इत्तलात आम हो गई है इंटरनेट के जरिए, टेलीविजन के जरिए, फ़ोन के जरिए, नौजवान उसके लिए क्या इत्तला ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है उसमें अपना वक्त गंवाता जा रहा है। तो जो IAS इस तरह के नौजवान पढ़ते हैं उनके यहाँ वक्त की तंजीम बहुत अहम होती है। वो रिश्तेदारों से भी कह देते हैं कि मेरा तालीम का वक्त है, मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। तो हमारे नौजवानों को तरजीही बुनियाद पर देखना है कि उनके लिए वक्त की तंजीम क्या है और उम्र के किन किन मरहले में उन्होंने क्या काम करना है। तो वक्त की तंजीम में यही है कि हम अपने तालीमी कैरियर को अच्छी तरह अंजाम दें। देखिए आज हिंदुस्तान में बहुत बड़ी आबादी है, इसमें बहुत कम मौके होते हैं, तो जो टॉप की पोजीशन पे होता है उसको ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है और टॉप की पोजीशन पर आने के लिए बाकी के पीछे के जितने लोग हैं उनको डिफीट देना पड़ता है, स्पीच देना पड़ता है। तो हम अपने मुतालिक, अपने तालीम और दीगर मसरूफियात की एक टाइम टेबल बनाए और उसमें मुकम्मल वक्त लगाए। 18 साल से लेकर 24 साल के दरमियान के नौजवान का जो वक्त है वो कीमती वक्त होता है। इन अय्याम में नौजवान अपने वक्त को दावतों में, चौराहों पर और फोन हाथ में लिए अगर बर्बाद करेंगे, जिंदगी में जो सीखने का ज़माना है, क्योंकि सीखने का ज़माना मुख्तसर होता है, उसमें अगर हम कुछ बन जाएं तो लाइफ हमारे अच्छी हो जाए। ये वक्त की तंजीम बहुत ज़रूरी है कि अपने वक्त की तरतीब बनाएं और उसमें सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें। अपने लिए क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है इसका फैसला कर ले। जो चीज़ ज़रूरी है उस पर ज़्यादा वक्त लगाएं और इत्तला रखना बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में विदाउट इंफॉर्मेशन हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारे लिए हम एक फील्ड मुंतखब कर लें कि अगर हम कोई MBA करता है तो MBA से मुताल्लिक़ फील्ड उसका तय हो गया है तो उसे आगे बढ़ना है, उस फील्ड की मालूमात हासिल करें, उस फील्ड के अखबार, उस फील्ड की वेबसाइट का मुताला करें और उसमें मुसलसिल आगे बढ़ते रहे। जहद मुसलसिल के साथ उसे कामयाबी मिलती है। तो वक्त की तंजीम के साथ अगर कोई नौजवान आगे बढ़ते हैं तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर उसके कदम चूमेंगी और वो कामयाब इंसान बनेगा। आज जितने बिजनेसमैन हमारे हिंदुस्तान में ये सब वक्त की तंजीम के साथ आगे बढ़े हैं और न सिर्फ खुद बल्कि हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम कर रहे हैं। तो वक्त की तंजीम आज के ज़माने में तरक्की का बहुत बड़ा आला है। जब मुझे खबर आपसे तलब करूँगा, हमारे मुस्लिम नौजवानों में मुकाबला करना था, यानी इस कोई चीज़ को गोल हासिल करने का, मुकाबला करने का, सामने वाले को अपने आप को अच्छा साबित करने का कितना उद्यम डाला जाता है और इसी कितनी जरूरत है पैदा करने की। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। हमारे नौजवानों के अंदर मसाबकती जज्बा कम है। इसकी अहम वजह यह है कि उनके अंदर एहसास कमतरी है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। हालांकि उनके अंदर सलाहियतें बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके अंदर क्या सलाहियतें हैं वो खुद इससे वाकिफ नहीं है, जिसकी वजह से मसाबकत करने में, आगे बढ़ने में और किसी को यानी डिफीट करने में वो दिलचस्पी नहीं लेते। हालांकि हमारे जो नौजवान हैं उनके अंदर तालीमी सलाहियत भी अच्छी है, काबिलियतें भी अच्छी है और तख्लीकी सलाहियतें भी है उनके अंदर और यानी हर काम वो अच्छे से अच्छे अंदाज से बेहतर अंदाज से कर सकते, लेकिन वो उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। और वालिदैन का भी
यानी फरीजा ये है कि बच्चों को बचपन से कॉन्फिडेंट बनाए, उनको बार बार ना टोके, उनको फ्रीडम दे, जायज फ्रीडम दे, और किसी भी यानी मौके पर उनको इज़हार ख्याल करने का मौका दे, और बचपन से उनके अंदर यानी कॉन्फिडेंस पैदा करो, खुद एतमादी पैदा करो। अगर बचपन से अगर अच्छी तरबियत हो और वालिदैन इसके ऊपर तवज्जो दे और उनको बच्चों को इंकरेजमेंट करे कि बेटा आप हर काम कर सकते, अच्छे से अच्छे अंदाज से कर सकते, ये कॉन्फिडेंस पैदा करे और उनके अंदर यानी जज्बा पैदा करे तो बराबर वो आगे बढ़ सकते। ये सब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आप फलाई तंजीम चलाते हैं, तलाश मुस्तहिक नाम की, आप हमारा जबकि खर्च होती है, आप सामने आते हैं और गरीब आवाम की मदद करते हैं, तो आपकी तंजीम की तरफ से और आपकी तंजीम की जानिब से आप नौजवानों को देखने क्या करना चाहेंगे, आपको क्या करना चाहिए? हम जहाँ तक हो सके जो तलाश मुस्तहिक जो सोसाइटी है उसके तहत वक्तन फवक्तन वक्त के लिहाज से और ज़रूरत के लिहाज से कुछ ना कुछ हद तक फलाई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कुछ नहीं करने से करना बेहतर है। लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उससे हमको वास्ता नहीं है, हम अपनी तरफ से क्या बेहतर कर सकते हैं उसकी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महदूद ज़राए हैं और उसके अलावा मैन पावर की कमी है हमारे पास, और हम चंद हम ख्याल लोगों को लेकर वक्तन फवक्तन फलाई काम करने की कोशिश करते हैं। तो इस सोसाइटी के जरिए से हम हाल ही में फोनिंग प्रोग्राम रखे रहनुमाई के लिए, जब तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जो इम्तिहान थे और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में जो मालूमात है तो मालूमात हम फोनिंग प्रोग्राम के जरिए से दिए, और उससे पहले यानी स्कूल में एक कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम रखे। तो प्रोग्राम के जरिए से यानी मरकजी सतह पर और रियासती सतह पर रोजगार के मौके क्या है, उसके वेबसाइट्स क्या है, और फिर कौन से पोस्ट के बारे में इम्तिहान चल रहे हैं, कहीं किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, उसके लिए काबिलियत क्या है, इस सिलसिले में हम नौजवानों को रहनुमाई दिए और इंशाअल्लाह आइंदा भी देने की कोशिश करेंगे, अखबार के जरिए से या आपके चैनल के जरिए से या यानी मैसेजेस के जरिए से वक्तन फवक्तन हम इस बात की भरपूर कोशिश करेंगे कि हमारे नौजवान आगे बढ़ सके और मसाफत की दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे पास अक्सर ये रुझान है कि कोई बच्चा है अल्लाह ताला हासिल कर रहा, ओके कभी दीजिए उसको आया तालीम के लिए छोड़ देते हैं, वो बच्चा इंटर डिग्री उसका पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाता है, और बाद बच्चे होते हैं जो इंटर के बाद तरबियत तालीम कर देते हैं, और बाद बच्चे हैं जमात दसवीं के बाद, और बाद बच्चे आधी जमात के बाद। आज आप मार्केट में देखिए एक डीजल मैकेनिक, अगर कोई खामी डीजल मैकेनिक है तो उसकी पूरी नाम है कि लोग मैंने खटारा मानी तो देखने में आ चुका है, जिसका बायोडाटा मुझे हो चुका है। तो हमारा मिजाज जो हमारा माशरा ऐसे के लिए चलो बच्चा तालीम में ऊपर रखता, 8वीं तक पढ़ा रहा है, 10वीं तक पढ़ा रहा है, 12वीं तक पढ़ा रहा है, उसको उसके बाद कोई टेक्निकल वर्क में डाले, उसको काम सिखाए, उसके लिए राजन की तर्जुम देते, तो इसके लिए दूसरे के काम नहीं करते। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि समाज में एक रुझान बना हुआ है, तालीम से इज्जत मिलती है, तालीम से शोहरत मिलती है और तालीम से अच्छी दौलत कमाई जा सकती है। लेकिन जैसे आपने जो मिसालें पेश की है कि क्या रोजगार हासिल करने के लिए तालीम ही जरूरी है, तो मेरा सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे पास 90% ऐसे शोबे हैं जिसमें तालीम की जरूरत नहीं, हुनर के साथ मालूमात है। जैसे आपने एक मिसाल पेश की है, तो वैसे दीगर शोबों में जो माहिरीन होते हैं उनकी बहुत मांग है। ठीक है, जो तालीम हासिल कर रहा है उसको तो ठीक है पढ़ाएंगे, नियम आगे बढ़ेगा, लेकिन जो तरह तालीम कर चुके जी उनका अलग जब तक शादी में तो बेटा जाता है, तो वैसे नौजवान एक बैठ करके उनको समझा कर तो कानून क्यों बना सकता है। ये बात क्यों ये भी देख रहे हैं कि हम हमारे समाज में लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ रही हैं, और जैसे आपने कहा कि बहुत से बच्चे पढ़ के तालीम कर रहे हैं और नौजवान शहरों में, चौराहों में, इधर उधर बाजारों में वक्त गुजार रहे हैं, तो समाजी तंजीमों की, वालिदैन की और दीगर इदारों की ज़रूरत है कि वो ऐसे नौजवानों को समझाएं, उनकी जहन साजी करें और उन्हें ये बताएं कि अल्लाह ने उन्हें सेहत दी है, जिंदगी दी है, 2 हाथ दिए हैं, अगर वे थोड़ी सी कोशिश करें तो वह कुछ ना कुछ करते हुए
अपना रोजगार हासिल कर सकते हैं। कि हमारे घरों के बारे में एक किसान आम है कि घर में एक कमाता है 6 खाते हैं या 8 खाते हैं, लेकिन अगर 6 के 6 जैसे जापान है और चीन है और दीगर ममालिक है ये सब काम करने लगे तो हमारा घर, हमारा समाज और हिंदुस्तान एक तरक्की याफ्ता मईशत बन जाएगा। इसके लिए ऐसे नौजवानों को टारगेट करने की जरूरत है। समाज में जैसे हम तालीम को आम करने की कोशिश कर रहे हैं तो हुनर को आम करने के लिए जो बेकार नौजवान है जो वक्त गुजारी कर रहे हैं उनकी भी जो है तरबियत की जाए, उनको रहबरी की जाए और उन्हें ऐसे ट्रेनिंग सेंटर में दाखिल किया जाए जहाँ उन्हें रोजगार मिल सके। जो सब अक्सर कोई काम शुरू किया जाए या लोगों इस तरह की तरफ बुलाया जाए जो आपको फिक्री डालने की कोशिश की जाए तो तो कुछ हो जाती है उस तरह से अच्छी बात की तनखीद होगी। उस पर आप क्या करना चाहिए, आपका क्या करें? नहीं, तनखीद होना भी कामयाबी की अलामत है। अच्छे काम यानी उसी काम पर तनखीद होती है जो काफ़ी अच्छा काम होता है। तो तनखीद की परवाह ना करते हुए यानी कुछ ना कुछ अच्छे काम करना चाहिए। और इसके अलावा अभी आप जो हमारे असलम साहब जो बोले यानी नौजवानों को काम के बारे में यानी का सलाहियत कुछ जो है ना पहचानते हुए उनकी रहनुमाई करना ज़रूरी है, क्योंकि तालीम के ऊपर ही पूरा डिपेंड करना उसको जो है ना रोजगार का जरिया बनाना वो इम्पॉसिबल है। यानी एक लड़के के अंदर तालीम से दिलचस्पी रहती और एक जो है यानी हुनर हासिल करना चाहता है, हुनर में दिलचस्पी रहता, तो यानी बच्चे के अंदर जो दिलचस्पी है या जिस शोबे में दिलचस्पी रखता उसमें आगे बढ़ाना चाहिए। यानी किसी बच्चे को आप जबरदस्ती यानी डॉक्टर बनाना चाहेंगे तो वो बनना जरूरी नहीं, और एक लड़का है उसको आप जबरदस्ती इंजीनियर बनाना चाह रहे तो वो इंजीनियर नहीं बन सकता। यानी हर एक के अंदर कुछ ना कुछ सलाहियतें अलग रहती है, दिलचस्पी अलग रहती है। वालिदैन और असातिज़ा यानी उसकी दिलचस्पी और उसकी ज़हनी सलाहियतें को मद्देनजर रखते हुए रहनुमाई करते हुए उसको आगे बढ़ने का मशवरा देना चाहिए। जहाँ तक हर एक बात यह है कि हाई स्कूल की सतह पर या कॉलेज की सतह पर या डिग्री की सतह पर जब तालीम के बाद छुट्टियों का जो मौका आता है तो छुट्टियों में यानी हमारे नौजवानों को चाहिए कि मुख्तलिफ शॉर्ट टर्म कोर्सेस है तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज और जिसकी मांग, जिसकी तलब, जिसका डिमांड यानी अपने मुल्क में भी हो और फॉरेन कंट्रीज में भी हो, ऐसे कोर्सेज के बारे में मालूमात करके सीख एक नौजवान के अंदर एक ही हुनर नहीं बल्कि कई हुनर का मालिक होना चाहिए। ऐसा नौजवान जो कई हुनर का मालिक होता है वो कभी भी परेशान नहीं होता और कभी भी भूखा नहीं रह सकता। और ऐसा नौजवान जिसके अंदर कई सलाहियतें हैं वो अपने अफराद खानदान को आसानी से डेवलप कर सकता। तो नौजवान अपना जो फाजिल वक्त है अच्छे कोर्सेज, नए कोर्सेज से की तरफ तवज्जो देना चाहिए। इसके लिए वक्त का बेहतर इस्तेमाल जरूरी है। ये जैसे कहा गया नौजवान में आगे बढ़ने के सिलसिले में हिस्सा से बड़ी है और नौजवान की स्वास्थ्य नहीं जाना चाहते हैं। तो यहाँ हमारे बच्चों की तरबियत का मामला है कि माँ बाप देखिए कैसे हम से बात करते हैं तो बेटा आगे बढ़कर क्या करेंगे, तो बच्चों के सामने अगर ऊँची ऊँची मिसालें रखेंगे तो अगर वो ऊँचे ख्वाब देखेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। एक मिसाल दूंगा कि एक सरवर फातिमा नाम की लड़की है, उसके ख्वाब था कि वो पायलट बनेगी और उसके समाज में सब मिसालें ऐसी है कि मुस्लिम लड़की जो बुर्का पहनती है वो पायलट बनना नामुमकिन है। लेकिन उस लड़की ने ख्वाब देखा, माशी तौर पर उसका घरना कमजोर था लेकिन वो जिस्सोली को आगे बढ़ाई, हुकूमत से वो रुजू हुई, हुकूमत ने उसकी माली इमदाद की और आज हम देखते हैं कि एक घर में कब्जे में रहने वाली लड़की पायलट बन गई। उसी तरह शाह फैजल के नाम से एक नौजवान का हमने नाम सुना कि वो IAS बनना चाहता था, मेहनत किया, IAS बना। तो हमारे वालिदैन और घरों में ये बात होना चाहिए कि हमारे बच्चों के सामने ऊँचे ख्वाब रखें उनके फ्यूचर के लिए और उन्हें आगे बढ़ने के मौके फराहम करें। अब ये जो है बच्चा अगर घर में 3-4 बच्चे हैं, अब बड़े बच्चों को वालिदैन क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं, पीछे के बच्चों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी होती है। तो इस तरह के बच्चों को भी मौके फराहम करें। वालिदैन अपने ख्वाहिशात पर काबू रखें, माशी जैसे हम शादी ब्याह दवा को इस्लाफ कर रहे हैं
अगर ये दौलत हम तरबियत के लिए इस्तेमाल करें तो हमारे समाज में बड़ी तब्दीली आ सकती है और बेरोजगारी का जो संगीन मसला है दूर हो सकता है। मैं यही कहूँगा कि वालिदैन और समाज अपने दौलत की, अपने औकात की और अपनी सोच की तब्दीली लाए और नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब इनका लगता है कि हमारी मैशत रुकावट बनी। देखिए, मईशत रुकावट नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास पैसे से ही सब कुछ नहीं होता। हमारे पास दो हाथ हैं, अकल है और हमारे पास एक सेहतमंद जिस्म है। इसको इस्तेमाल करते हुए कि हम दुनिया के कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। और आज देख रहे हैं कि माजूर लोग भी जो हाथ से अगर माजूर हैं तो पैर से काम कर रहे हैं, आँख के अंधे भी हैं तो वो भी कहीं काम कर रहे हैं। तो हमारे पास माजूरी नहीं है, सेहत है, सब है, तो हम अपनी जिस्मानी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए, हुनर सीखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मईशत भी तरक्की के लिए ज़रूरी है। तो मैं ये हुकूमत से मुतालबा करना चाहता हूँ कि शहरी इलाकों में ही बहुत बड़ी कंपनियां हम खोलते हैं, जैसे हाईटेक सिटी का मामला है, कोई और सिटी का साइबर सिटी का मामला है। तो ये अब नया तेलंगाना बना है, तेलंगाना के जो 10 अजला है, निजामाबाद की एक मशहूर जिला है। तो मैं हुकूमत से ये और बड़े बड़े जो बैरूनी कंपनियां हैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो बेरोजगारी को दूर करने के लिए शहरी इलाकों के अलावा जिले सतह पर भी बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े इदारे खोले। तो ये अजला के लोग शहरों को नहीं जाएंगे और अजला की तरक्की भी होगी और यही उन्हें रोजगार मिलेगा। इसके अलावा हमको जो है, देखिए आज हुकूमत प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के तहत बहुत सारी स्कीमें नाफिज कर रही है। और हाल ही में मौजूदा जो मरकजी हुकूमत है, स्टार्टअप इंडिया के नाम से हमारे वज़ीर आज़म ने 15 अगस्त को एक प्रोग्राम शुरू किया है। इसकी तफसीलात आप इंटरनेट पर हासिल करेंगे तो बैंकों की तरफ से और बैरूनी ममालिक की जो सरमायाकार है, अगर कोई हम इदारे का नक्शा बनाते हैं, प्रपोजल बनाते हैं, उसको दाखिल करते हैं, तो उस इदारे को और उस मईशत के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत और मुख्तलिफ माली इदारे हमको माली इमदाद फराहम करने के लिए राजी हैं। तो हम ये खुद रोजगार स्कीमात के बारे में मालूमात हासिल करें। घरेलू सनत के ताल्लुक से भी हमको सोचना है कि मुसलमान हो या हमारे इलाके के जो नौजवान हैं, कार्पेट इंडस्ट्री घर के अंदर कुछ पैसे लगा के कारोबार शुरू करें। इसके बारे में दूर दूर तक ख्याल नहीं है, जबकि शहरी इलाकों में और दीगर रियासतों में कई नौजवान मिसाल बन गए, अपने घर से कारोबार शुरू करें। घरेलू सनत कई है, जैसे कोई बैग बना दिए या कोई खाने की पैकेट होती है, इसकी घर में कारखाना छोटा सा मशीन है, कुछ सामान लाइए, पैकिंग कर दिए, मार्केट में भेज दिए। इसमें हम पहले सुनते हैं सॉस की पैकेट घंटे बनाते थे। हैदराबाद में हम सुने कि कराची मेहंदी का कोड है, इसकी हम जो है बेकरी की सनत है। इस तरह कई सनतें हैं जो छोटे से सरमाए के साथ, सरमाया भी बैंक और हुकूमत देने को तैयार है, लेकिन इसके लिए हमको मालूमात और उसके लिए सही तरीक़ेकार अख्तियार करना है। तो हम ये जहन से निकालते हैं कि तालीम हासिल करें, गवर्नमेंट जॉब हासिल करें, यही रोजगार मिलेगा। ये सब के लिए मुमकिन नहीं, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए उनकी मुलाजिमत के लिए। लेकिन बाकी के जो लोग हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिला, हुकूमत पर वालिदैन पर शिकवा करने के बजाय अपने दोनों हाथ अहल को इस्तेमाल करें और छोटे पैमाने की सनतें शुरू करने की कोशिश करें। जो स्कीमत रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत की जानब से नाफिज की जरिए अमल में लाई गई, उनकी तशरीह किस तरह होनी चाहिए और उसकी जिम्मेदारी किस पर होती है? अक़लियतों के लिए मरकजी सतह पर भी और रियासती सतह पर भी कई बेहतरीन स्कीमात हैं, लेकिन रहनुमाई नहीं होने की वजह से कोई खातिर खा फायदा नहीं हो रहा और हमारे पास उसका मैकेनिज्म नहीं है कि किस तरीके से वो स्कीमात को अक़लियतों तक पहुँचाया जाए या जो है यानी उसके बारे में मालूमात दी जाए। ये हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है। अखबार के जरिए से या मुख्तसर प्रोग्राम के जरिए से या टीवी चैनल्स के जरिए से जो स्कीमात है मरकजी सतह पर और रियासती सतह पर, वो हमारी कौम तक या अक़लियतों तक आसान या खुसूसी कैंप रखते हुए लोगों को जानकारी दें। इसके फॉर्म किस तरह फिलअप किया जाए, उसके प्रोसेस क्या है, इसकी शराइत क्या है, इसके बारे में जानकारी दिए तो एक अच्छा खासा फायदा हो सकता है और कई मरकजी स्कीमात और रियासती स्कीमात भी कामयाब हो सकती। रहनुमाई ना होने की वजह से इन स्कीमात से कोई खातिर खा फायदा नहीं पहुँच सकता। क्या कहेंगे?
खास कर नौजवान? नौजवानों को मैं यही मशवरा देना चाहता हूँ कि नौजवान किसी भी मुल्क का सरमाया होते हैं। अगर इस सरमाया का सही इस्तेमाल हो जाए तो नौजवान की अपनी जिंदगी और कौम और मुल्क की तरक्की मुमकिन है। तो नौजवान अपने आप को पहचाने, अपनी सलाहियत को पहचाने और नौजवानी की उम्र में, जैसे हम हदीस के एतबार से भी सुनते हैं कि नौजवानी के बारे में खास तौर से पूछा जाएगा कि तुमने अपनी जवानी कहाँ गुजारी, माल कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया। यही बातों को हम ये सीखना है कि ये नौजवानी का वक्त कीमती वक्त है, इसमें अपने आप को सही तौर पर बनाना है, वक्त के हालात का जायजा लेना है कि आज ज़माने में पलटने के लिए, अपना सर शार से ऊपर रखकर जीने के लिए हमको क्या करना है, वो चीज़ सीखना है और सच्चे दिल के साथ और ईमानदारी के साथ, डिसिप्लिन के साथ अगर जिंदगी गुजारेंगे तो हम तरक्की की राह में हासिल कर सकते हैं। बादशाह आपको जो कर्तव्यों से जुड़े और आपको जो जिम्मेदार आपको जिम्मेदार याद हो सकती है हो चुकी है, क्योंकि आप बहुत बड़े विषय का मतलब करेंगे वहाँ के उर्दू को फैले है, उर्दू को फैले है, तो आप अपने अंदाज में नौजवानों किस तरह गाइड करते हैं, उनके साथ डिजाइन कार्य करते हैं? और अच्छा सवाल है कि मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि जैसे कहा जाता है कि उस्ताद को मिसाल होना चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हमारे तबका के सामने मिसाल कर रहा हूँ। तो मैं क्योंकि मुलाजिमत से वाबस्ता हूँ, तो मुलाजिमत के दौरान मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारे नौजवानों के मसाइल क्या हैं। मैं दोस्ताना अंदाज में उनसे बात करता हूँ, उन्हें अपने मसाइल मुझसे बात करने का मौका फराहम करता हूँ। और ना सिर्फ जैसे मुलाजिमत में होता है कि 6 घंटे हम काम करें उसके बाद हमारा ताल्लुक टूट जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि बाकी के अवकात में फ़ोन के जरिए से इंटरनेट के फेसबुक वगैरह के जो रास्ते जो बनाए हैं उनसे मैं उनसे रास्ते में रहता हूँ। और हमारे समाज में अब उनके लिए जो दस्तियाब मौके हैं, जैसे वो छोटे छोटे रोजगार के काम करना चाहें, तो जैसे इंटरनेट पर ऑनलाइन फीडिंग का काम मिलता है, वो उसके लिए मैं रहनुमाई करता हूँ। या कोई जॉब वर्क जैसे कंप्यूटर अगर वो उर्दू सीख लेते हैं तो उर्दू टाइपिंग के बहुत सारे जॉब वर्क मौजूद हैं, उन पर रहबरी करता हूँ। और हमारे बच्चों से कहता हूँ कि वो अखबार का मुताला करें और वेबसाइट का मुताला करें। और मैं खुद कोशिश करता हूँ कि बैरूनी ममालिक में मेरे जो साबिक़ा नौजवान हैं, जो तलबा हैं, मैं उनसे ऑनलाइन बात भी कराया हूँ। हाल में मेरे कोई ग्रास कॉलेज के नौजवान जो दुबई में काम कर रहे हैं एयरपोर्ट पर, उनसे मैंने रात बात कराई कि क्लासरूम में, तो बच्चे खुश हो गए कि हमारे साथ का बच्चा जो है जाके वहाँ पर 40,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहा है। लेकिन तो कहीं ना कहीं इससे जो है एक रोशनी मिलती है कि मुतासिर होते हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि हमारे बच्चे तालीम के साथ, डिग्री हासिल करने के साथ ज़िंदगी के मैदान में वो आगे बढ़ाएँ। और मैं उनको नसीहत करता हूँ कि वो अपने मजहब की पासदारी करें और डिसिप्लिन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। आपको विश्वास है हमारे साथ होगा वो जो है मतलब जो फायज है सत्ता में मुलाजिमत आपने कोशिश से पूरा नासिक बातचीत नहीं होता है, बल्कि कोशिश से पूरा इंसाफ कर दो, वही तो आपको जिम्मेदार आएगा। मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैंने जो भी अहदों पर फायज है, जहाँ तक हो सके मैंने अपने फ़राइज़ को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। फ़राइज़ को अंजाम देने की वजह से ही इतना कुछ डेवलपमेंट आ रहा है। अगर जितने भी गवर्नमेंट मुलाजिमीन हैं, अगर वो अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम ना दे तो मुल्क में इतना डेवलपमेंट नहीं आ सकता। अंजाम देने की वजह से कुछ कि मुलाजिमत तो ठीक है, आप 8 घंटे ड्यूटी कर रहे तो आपकी जिम्मेदारियों पर काम करें, इससे हल्के लिए आपका कोई नहीं फैसला नहीं बिल्कुल होना चाहिए। यानी जो भी फाजिल वक्त है हम अपने डिपार्टमेंट के लिहाज से यानी नौजवानों की रहनुमाई कर सकते हैं। जैसा कि अगर कोई मिसाल के तौर पर अगर कोई मेडिकल फील्ड में है या मेडिकल शोबे में अहम मुद्दे पर फायज है, तो जो भी फाजिल वक्त मिलता है उस फाजिल वक्त में उस डिपार्टमेंट के बारे में यानी नौजवानों की रहनुमाई करें तो काफ़ी बेहतर होता है। पर बाद ऐसे लोग हैं जो बराबर रहनुमाई करते रहते लेकिन वो मंजर आम पर नहीं आते। और जहाँ तक असातिज़ा का ताल्लुक है, असातिज़ा अक्सर जो है ना यानी वालिदैन को जो है ना समझाते हुए या तलबा से रास्त बातचीत करते हुए फाजिल वक्त में भी कुछ ना कुछ हद तक रहनुमाई करते रहते हैं। यानी अक्सर जो है ना बच्चे वालिदैन के अलावा असातिज़ा से ज़्यादा सवाल करते हैं, कोर्सेज के बारे में, एडमिशन्स के बारे में,
मुख्तलिफ सवाल करते रहते हैं और कभी जो असर होता है वो नहीं समझते और समझना भी नहीं चाहिए। यानी कई असातिज़ा ऐसे होते हैं जो फाजिल वक्त में यानी तुलबा रात में 10 बजे 11 बजे भी फोन किए तो बराबर जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगर बहुत ही इमरजेंसी है तो बाद में काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके यानी असातिज़ा तुलबा की गाइड करने में 100% रोल अदा करते हैं। यही वजह है कि कुछ ना कुछ हद तक डेवलपमेंट आ रहा है। यानी मुल्क की तरक्की में और फैन की तरक्की में, समाज की तरक्की में असातिज़ा का ज़्यादा रोल रहता है। इसके अलावा अदर डिपार्टमेंट का भी रोल रहता है और मुख्तलिफ शोबों में जो भी अहदेदार फायज है वो किसी न किसी हद तक रहनुमाई करते रहते हैं। वो रहनुमाई हमको मंजर आम पर नहीं आती। हाँ, सरकारी मुलाजिमत के ज़िम्मन में असातिज़ा तो कोशिश करते हैं कि 100% असातिज़ा अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें, क्योंकि उस्ताद के बारे में कहा जाता है कि वो शरीफुल नफ्स होता है और उसके लिए होना भी चाहिए कि वो अपने हिसाब रहे। लेकिन दीगर शोबों में पेशे से इंसाफ का जो मामला है कहीं ना कहीं की जाने की कोताही होती है और कुछ सवाल भी उठाए गए हैं। ये वजह है कि लोग आगे के बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, लेकिन सरकारी मुलाजिमत में आगे बाद हमको ये नहीं समझना चाहिए कि तारीख का इंतजार किया और तनख्वाह हासिल करने की चिंता न जाए। अपनी मुलाजिमत पे इंसाफ करना है, तमाम कामों को निपटाना है। इसके अलावा हमारी जो समाजी जिम्मेदारी है कि हम एक मराहल से पहुँचे हैं, इन मराहल को आने वाली नस्लों तक पहुँचाना है। तभी हमारी जिम्मेदारी होगी कि गवर्नमेंट जॉब जो है, गवर्नमेंट आवाम का पैसे से उसकी तनख्वाह दी जाती है। ये आवाम का हक होता है गवर्नमेंट मुलाजिम पर, सरकारी मुलाजिम पर। तो उसकी जिम्मेदारी है कि सरकारी मुलाजिमत के औकात के अलावा भी ज़ाती ज़िंदगी में अपने बदले अपने समाज में लोगों की रहबरी करें, तभी वो अपने पेशे से इंसान करने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों ही मेहमानों का, जनाब मुजाहिद साहब और डॉक्टर अब्दुल फारूक के साथ दोनों ही मुकद्दस पेशी आदत है। वैसे तदरीस का काम करते हैं, दोनों ही अपने अपने अंदाज में मुख्तलिफ समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जिंदगी फरीदा से जानते हैं और के नौजवानों की रहबरी में हमेशा पेश रहते हैं। दोनों के मशहूर नमूने आपके हमेशा तो नाज़रीन, ये जो हमारे दोनों मेहमान नाज़रीन जावेद साहब और अब्दुल फारूक साहब को बहुत अच्छी बात बताई कि तमाम सियासी कायदीन, अवामी नुमाइंदे, उलमा तमाम ही सियासी कायदीन अपने पार्टी को छोड़कर जिले को छोड़कर आ गया है और न सिर्फ सरकारी मुलाजिमतों बल्कि खानगी प्राइवेट सेक्टर में जो मौके होते हैं और सरकारी मुलाजिमतों की अहम इस्तेमाल होती है उसकी के लिए सब मिलजुल कर एक वजह नौजवानों ने इस बात की कोशिश शोर खड़ा करने की कोशिश करेंगे नौजवान हमारा अपना वक्त दायनी बातों से ना गुजारे बल्कि कुछ करने के लिए उस पर दबाव रखें और कुछ हासिल करें। इसी मुद्दे का